हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं आप लोगों का जो पीओ मेंस होने वाला है एसबीआई और आईबीपीएस दोनों का। उसके लिए हम लोग यहाँ पर जीएस का क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को जीएस का यानी कि मतलब देखो, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का मैं आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ पर क्रैश कोर्स कराने वाला हूँ, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का। इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है और आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा सवाल भी इससे देखने को मिलने वाले हैं। तो देखो, मैं ना यहाँ पर आप लोगों को क्रैश कोर्स कराने वाला हूँ। क्रैश इन द सेंस कि आप लोगों को बहुत जल्दी जल्दी और इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, रिवाइज कराऊंगा। और अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनवा दूंगा, मतलब कि क्वेश्चंस के फॉर्मेट में लगा के क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग कर लेंगे। तो फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं। और देखो, सबसे पहला जो चैप्टर है ना आप लोगों के लिए, वो है आप लोगों के लिए हिस्ट्री ऑफ बैंक्स। आखिरकार कैसे बैंक बने, कैसे क्या हुआ। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाता है बैंक क्या होता है। तो देखो, सिंपली मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों के एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि बैंक क्या होता है। हाँ, कई बार इंटरव्यू में आप लोगों से पूछ सकता है। तो आप लोगों को बस इतना याद रखना है ये कि बैंक ऑल्सो लैंड्स मनी टू द पीपल, इंस्टीट्यूशन एंड वॉट अदर्स टू द बिजनेस सेटअप। यानी कि बैंक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये पैसा उधार देने और पैसा रखने और बिजनेस को सेटअप करने में काम आता है। ठीक है, ये आप लोगों के क्वेश्चन नहीं बनेगा, घबराओ मत। ठीक है, स्टार्टिंग होती है यहाँ से कि ईस्ट इंडिया कंपनी में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1600 में भारत आती है। भारत आने के बाद वो यहाँ पर देखती है कि हमें ना बैंक्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे करके जब उनका ट्रेड बढ़ रहा था ना, तो उन्हें ये चीज भी महसूस हो रही थी कि जो पैसा है उस पैसे को यहाँ पर रखने, यहाँ पर जमा करने और लोन वगैरह के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए उन्हें बार बार इंग्लैंड जाना पड़ता था, वहां से लोन लेना पड़ता था या पैसा जमा करना पड़ता था। तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। तो इन सब चीजों को देखते हुए 1770 में यहाँ पर बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला गया और 1786 में यानी 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया ये खोला गया। ये दोनों ही जो बैंक थे ना वो कलकत्ता में खोले गए थे। ठीक है, क्योंकि उस समय पर वहीं पर एक पोर्ट था और सबसे ज्यादा जो डेवलप्ड जगह थी ना हिंदुस्तान में, वो कलकत्ता ही था। ठीक है। अच्छा, ये दोनों जो बैंक थे ना वो एजेंसी हाउस ब्रिटिश इंडिया ऑफ अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा मैनेज किए जाते हैं। तो आप लोगों से जो पूछा जा सकता है ना, वो ये पूछा जा सकता है, ये पूछ सकता है। मैं पहले भी बता रहा हूँ कि इस चीज की पूछे जाने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन हाँ, आप लोगों के इंटरव्यू में ये चीज पूछी जा सकती है कि भारत में खुलने वाला पहला बैंक कौन सा था और वो कब खुला था। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, उसके बाद धीरे धीरे करके 1806 में कलकत्ता जो मोस्ट एक्टिव पोर्ट था, मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर 1806 में इन्होंने बैंक खोला, बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसे बाद में बैंक ऑफ बंगाल के नाम से बदल दिया गया 1809 में। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे बनाया गया, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास बनाया गया। और ये तीनों जो थे ना ये प्रेसिडेंसी बैंक थे, यानी कि यहाँ पर जो था राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था। तो इसीलिए जो जो राजा महाराजाओं के में कंट्रोल में रहता था ना उन्हें प्रिंसली स्टेट्स बोला जाता था। तो ये भी प्रिंसली बैंक्स थे, यहाँ पर प्रिंसली बैंक्स बनाए गए। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट बैंक्स थे, क्योंकि ये ना मतलब जो जो पहले जो बैंक बने थे वो थोड़े छोटे थे, इनको थोड़ा सा और बड़ा बनाया गया था और थोड़ा सा कह सकते हो कि एडवांस बनाया गया था। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, ये जो बैंक थे ना वो आम पब्लिक के लिए नहीं थे, ये ब्रिटिश आर्मी के लिए था, ब्यूरोक्रेट्स के लिए था, जजेस के लिए था, मर्चेंट्स के लिए था। तो इन लोगों के लिए काम करता था। ठीक है, फिर आया 1894। अब तक क्या था कि जो भी बैंक्स थे उसमें ब्रिटिशर्स ही काम करते थे, वो बैंक्स ब्रिटिशर्स के लिए ही काम करता था। तो 1894 में एक बैंक बनाया गया, फर्स्ट बैंक, पहला बैंक था जो कंप्लीटली ओन्ड बाय इंडियंस। ठीक है ना। और दिस बैंक वाज सेटअप इन लाहौर, क्योंकि लाहौर उस समय भारत का पार्ट था। 1894 में यहाँ पर ये पहला ऐसा बैंक था जहां पर भारतीय काम करते थे। इससे पहले जो भी बैंक्स थे वहां पर भारतीय काम नहीं करते थे, यहाँ पर ओनली भारतीय काम करते थे। ठीक है, और ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट जो याद रखना है, वो कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंटरव्यू में पूछा गया कि इन्होंने लाला लाजपत राय थे ना, इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और ये को फाउंडर भी हैं पीएनबी बैंक के। आप लोग कभी भी अगर पीएनबी बैंक जाओगे तो वहां पर इनका फोटो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है ना, को फाउंडर के तौर पे। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि फर्स्ट कंप्लीटली ओन्ड इंडियन बैंक। ठीक है ना। देखो, यहां पर ना कैपिटल इंडियंस की नहीं लगी है, ये बात पता करना। ठीक है ना, ध्यान रखना। यहां पर क्या है, कैपिटल नहीं लगी है, यहां पर जो है वो एम्प्लॉयज जो थे ना वो इंडियन थे। ठीक है, चलो, ओन करते थे। ओके, फिर 1906 में बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। अच्छा, इसके बारे में आप लोगों को जो याद रखना है ना वो चीजें ये याद रख, देखो मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं कि आखिरकार ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। जैसे बैंक ऑफ इंडिया वो पहला बैंक था जिसने अपनी ब्रांच भारत के बाहर खोली थी, लंदन में, 1946 में। बैंक ऑफ इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर था स्विफ्ट ऑर्गेनाइजेशन का। ये स्विफ्ट ऑर्गेनाइजेशन वो है जिसके तहत हम लोग विदेशों में ट्रांजैक्शन किए जाते हैं या फिर विदेशों में मतलब विदेशों से पैसा रिसीव किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए। ठीक है। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिए थे। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख लेना।
ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा बना। ये अच्छा जी, ये छोड़ दो, इसके बारे में आप लोगों को वैसे देखो, ये सेकंड हाईएस्ट ओवरसीज बैंक ब्रांच है आफ्टर एसबीआई। सबसे ज्यादा आज की डेट की बात की जा रही है, आज की डेट में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो ओवरसीज यानी कि भारत से बाहर अगर बैंक्स हैं भारत की, तो भारत से बाहर सबसे ज्यादा बैंक किसकी हैं, तो वो एसबीआई की हैं, और दूसरे नंबर पे आता है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है। फिर आता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में आप लोगों को जो याद रखना है वो है कि ये फर्स्ट कमर्शियल इंडियन बैंक है जो कंप्लीटली ओन्ड एंड मैनेज बाय इंडियन, यानी कि ये वो पहला बैंक है जिसमें कि पूंजी भी भारतीयों की लगी थी, यानी कि पैसा भी भारतीयों ने लगाया और उसे मैनेज भी भारतीय कर रहे थे। ये जो था ना वो स्वदेशी आंदोलन से इंस्पायर था। ठीक है। देखो, जो पंजाब नेशनल बैंक था उसमें पैसा जो है वो अंग्रेजों ने लगाया, लेकिन वहां पर काम करने वाले भारतीय थे। 1911 में जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बना उसमें भारतीयों का ही पैसा लगा और भारतीय लोग ही काम करते थे। ठीक है। 1919 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बना। इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है कि इसका जो ऑफिस था जो मुंबई में खोला गया था, पहला ऑफिस, वो महात्मा गांधी जी ने इनॉग्रेट किया था। ये कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1921 में जो तीन बैंक मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे कि 1809 में, सॉरी 1806 में बना था, 9 में चेंज हुआ था नाम। ठीक है, 1840 और 1843 में ये जो तीन बैंक बने थे, इन तीनों को मर्ज करके एक बैंक बनाया गया जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि ये तीनों बैंक बड़े तो थे लेकिन उतने बड़े नहीं थे जितना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय पर चाहती थी कि एक डेवलपमेंट के तौर पर एक बैंक काम कर सके, जो बैंक काफी सारे काम कर सके, गवर्नमेंट को फंड कर सके। तो उसके लिए एक बड़ा बैंक बनाना जरूरी था, तो एक बड़ा बैंक इन तीनों को मर्ज करके बना दिया गया जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यही बैंक आगे चल के जब भारत आजाद हो जाता है उसके बाद इसी बैंक को नाम सॉरी पहले नेशनलाइज किया जाता है, उसके बाद इसका नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा जाता है, जैसे आप लोग आज एसबीआई के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, सिंपल यही देखो। इट वॉज अ प्राइवेट एंटिटी एट दैट टाइम एंड लेटर द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज नोन एज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर नेशनलाइजेशन। ठीक है। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन किया गया, उसके बाद इसका नाम चेंज किया गया। ठीक है, और एक्ट पास किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, चलो। 1921 में हिल्टन एंड यंग कमीशन आता है, रॉयल कमीशन जिसे बोला जाता है। देखो, हिल्टन और यंग, यहाँ इसमें दो लोग थे जिन्होंने कमेटी थी उसकी उनकी, और उसको बुलाया गया था रॉयल कमीशन। अच्छा, ये क्यों बनाया गया था? देखो, उस समय पे ना बैंकिंग में काफी सारे फ्रॉड हो रहे थे, तो उन सब चीजों को देखने और क्या कमी है उस चीज को पूरा करने के लिए ये बनाया गया था। ठीक है ना। तो इन्होंने रिसर्च की और 1926 में अपनी जो रिपोर्ट है ना वो सबमिट की। उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई रेगुलेटरी बैंक नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई भी बैंक खोल ले रहा है, आज जिसका मन किया बैंक खोल लिया, कल बंद कर दिया। और बैंकों के बीच कोई कनेक्टिविटी नहीं है कि भाई ये बैंक ये इस बैंक से कनेक्ट है, वो बैंक उस बैंक से कनेक्ट है, ये नहीं था। इसलिए 1934 में आरबीआई का एक एक्ट पास किया गया। ठीक है ना, जिसे बोला जाता है आरबीआई एक्ट। ये क्यों था? तो ये रेगुलेट करने के लिए था और बैंक नोट इशू करने के लिए था। देखो, इससे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने भी कुछ समय के लिए भारत में नोट छापे थे। ठीक है ना। उससे पहले जो बैंक्स जो उससे पहले जो भारत में करेंसी चलती थी ना, वो ब्रिटिश मतलब जो इंग्लैंड है वहां से छप के आती थी, ब्रिटेन से छप के आती थी, भारत में नहीं छपती थी। ठीक है। 1934 में जब ये बैंक बन गया तो यहीं पर करेंसी छपने लगी, मेंटेन किया जाने वाला रिजर्व और सिक्योरिटी मॉनेटरी स्टेबिलिटी लाई गई। ठीक है ना। करेंसी और क्रेडिट को एक तरीके से मतलब पूरी तरीके से कंट्री को इसका एडवांटेज दिया गया और सभी बैंकों को रेगुलेट किया गया कि कोई भी ऐसे ही बैंक ना खोल ले। सभी बैंकों को एक तरीके से रेगुलेट किया गया, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए ताकि फ्रॉड ना हो। ठीक है। तो ये चीज 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक है। देखो, 1934 में एक्ट पास हुआ और 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट बना दिया गया। ठीक है। ओके। इसका हेडक्वार्टर तब कलकत्ता में लगाया गया था, लेकिन बाद में 1937 में इसे मुंबई में मूव कर दिया गया, जो आज तक मुंबई में ही है। इनिशियल कैपिटल इसकी 5 करोड़ थी, कई बार पूछा जा चुका है। ये एक प्राइवेट और शेयर होल्डर बैंक था, मतलब उस समय पर इसमें सरकार की कोई पूंजी नहीं थी, बल्कि जो पैसा लगाया गया था वो प्राइवेट और शेयर होल्डर्स द्वारा लगाया गया था। ठीक है। इसके जो पहले गवर्नर थे, कई बार पूछ लिया था, सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। सेकंड जो गवर्नर थे वो थे सर जेम्स टेलर, और थर्ड थे जो कि पहले भारतीय भी थे, मतलब कई बार आप लोगों से पूछा जा चुका है कि जो थर्ड गवर्नर थे आरबीआई के वो कौन थे, या पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वो थे सीडी देशमुख। ठीक है, चलो। अब देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ चीज और आप लोग याद रखनी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा के तौर पे भी काम किया है। कब तक? 1938 तक। ठीक है ना, जब तक बर्मा के ऊपर जापान ने कब्जा नहीं कर लिया। ओके। ओके, और आफ्टर द पार्टीशन, जो भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ 1947 में, उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के तौर पे काम किया, जब तक कि पाकिस्तान का 1948 में उनका सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बन गया। तब तक करेंसी जो थी ना पाकिस्तान की, वो भारत में ही छपके जाती थी, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही छापता था। ओके। अब फिर हुआ इंडिपेंडेंस 1947 में, तो 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज करके 100% गवर्नमेंट कैपिटल लगा के पैसा बना दिया गया। ठीक है ना। 1949 में एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास किया गया, जिसे हम बोलते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है ना। इसी से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर मिलती है। ठीक है। तो यहां तक की मैंने आप लोगों को कहानी बता दी है। ओके। इससे आगे की कहानी हम लोग पढ़ेंगे कल, इससे हम आगे जानेंगे कल। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।